हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो इको सर्वे 2021-2022 कल ही सरकार द्वारा पब्लिश किया जा चुका है, जो कि हर एक एस्पिरेंट बहुत समय से इसका इंतज़ार करता है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जनरली अगर आप पिछले कुछ सालों से इको सर्वे फॉलो कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई हैं इस साल। कि पहले आपके 2 वॉल्यूम्स में इको सर्वे रिलीज़ किया जाता था, बट इस बार क्या किया गया है, जो आपका पहला वॉल्यूम रहता है जिसमें हमारे जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंट्री फेस कर रही है उन्हें हाईलाइट किया जाता है। तो जनरली वो सभी चीज़ें आपकी एक साथ कंपाइल की जा चुकी हैं कि फर्स्ट वॉल्यूम स्किप कर दिया जा चुका है। स्किप उस तरीके से नहीं कि जितनी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती थी वो नहीं की गई हैं, ज़रूर की गई हैं, बट साथ के साथ क्या वो आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या सरकार द्वारा उससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या अप्रोचेज वहाँ पर फॉलो की गई हैं, और सेक्टर वाइज ट्रेंड यहाँ पर क्या कहता है। तो ये सभी चीज़ें आपको एक साथ कंपाइल्ड फॉर्मेट में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है इको सर्वे 2021-2022 के साथ। तो बेसिकली इको सर्वे क्या बताता है कि हमारे देश ने पिछले एक साल में किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो जो हमारा चैप्टर 1 है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बेसिक्स ओवरव्यू है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे, थोड़ा रैपिडली यहाँ पर कवर करेंगे। बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसी अप्रोचेज यहाँ पर फॉलो की गई हैं सरकार द्वारा, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कि उस पर आपका सरकार द्वारा काम किया गया है, लॉन्च की गई हैं। तो ये सभी चीज़ें एक तरीके से रिवीजन मॉड्यूल भी है आपके लिए, और एक तरीके से टारगेट भी आप सेट कर सकते हैं कि सभी चीज़ें मेरे को कवर भी करनी है। तो जनरली मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि किसी प्रकार की जो समरीज होती हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, खुद एक बार इको सर्वे पढ़िए, आपको काफ़ी चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक से अगर शुरुआत करें, पता ही है आपको कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, 2 सालों से चल रहा है। काफ़ी हद तक जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है, या हम कह सकते हैं बाकी जितने भी हमारा सर्विसेज सेक्टर है, तो यहाँ पर उन्हें सिवियरली इम्पैक्ट हुआ है। हमारी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ थी वो चेंज हो चुकी हैं, वर्क मॉड्यूल चेंज हो चुके हैं। अब वो उन चीज़ों का हमारी देश की इकोनॉमी में किस तरीके से असर पड़ा है, तो वही चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कि लास्ट ईयर की को सर्वे के बारे में ही बात करें, बात की गई थी वी शेप रिकवरी की। पहले कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर विटनेस की गई थी, बाद में आपकी वहाँ पर रिकवरी की ग्रोथ भी आएगी, वो चीज़ों के बारे में बात की गई थी। और इसी से ही रिलेटेड मेंस 2021 में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। तो इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके से आपको इको सर्वे एक बार थॉरोली खुद से कवर करना। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जब रीड करें तो आपके लिए ईजी रहे हर एक टर्म के बारे में पता होना। तो बेसिक सी बात करें, शुरुआत में ही आपको पता है कि बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी होगी कि बेसिकली यहाँ पर हमारी रियल जीडीपी की एक्सपेंशन हुई है 9.2% की करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि पिछले साल कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर विटनेस की गई थी। उसके अलावा एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर है, तो ये आपके बिल्कुल हम कह सकते हैं लीस्ट इम्पैक्टेड रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। वहीं आपका जो सर्विसेज सेक्टर है सबसे ज़्यादा हिट हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्टर को। बट करेंटली 8.2% की यहाँ पर भी हम कह सकते हैं एस्टिमेशन लगाई गई है कि ये ग्रो करेगा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जो कि पिछले साल आपका 8.4% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फिर वहीं बात करें हम इंडियन इकॉनमी के फर्दर क्या टारगेट्स वहाँ पर रखे गए हैं, फर्दर एस्टिमेशन क्या रखे गए हैं कि यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ होगी आपकी 8 से 8.5% की 2022-2023 में। फिर वहीं हमारा जो इंडिया का बही खाता रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रहता है, वो आपका सरप्लस में रहा है पिछले 2 सालों में। फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स वहाँ पर अकोमुलेट करता आ रहा है आरबीआई। 31 दिसंबर 2021 का डेटा देखें तो वो हमारे $634 बिलियन के अराउंड खड़ता है। फिर वहीं रेवेन्यू रिसिप्ट, सरकार की आमदनी भी यहाँ पर आपकी बड़ी है, 67% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखी गई है अप्रैल नवंबर 2021 को कंपेयर किया जाएगा। फिर आपके एनपीएज यहाँ पर हम किसी स्ट्रक्चरली डिक्लाइन हुए, सरकार द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बैड बैंक्स की स्थापना की गई है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। फिर उसके अलावा अगर हम देखें कि वैक्सीनेशन, अब ये सिर्फ एक मेयरली हेल्थ इंडिकेटर नहीं रहा है, एक तरीके से इकॉनमी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, किस तरीके से अगर जनता वैक्सीनेटेड रहेगी तभी वो काम पर जा पाएगी, तभी आपके हम कह सकते हैं जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी देश की वैल्यूज़ की ग्रोथ है, जो जितनी भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं उनकी जो वैल्यू की ग्रोथ है वो तभी हो पाएगी। तो वैक्सीनेशन अब एक बहुत ही आपका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर यहाँ पर बन चुका है। फिर वहीं सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, 5.6% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर परसेंटेज ग्रोथ देखी गई है। हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज यहाँ पर देखा गया है दिसंबर 2021 के डेटा को अगर कंपेयर किया जाए, जो कि आरबीआई द्वारा जो टॉलरेंस बॉन्ड यहाँ पर रखा जाता है जिसकी अपर लिमिट यहाँ पर आपकी 6% है, तो उसी के अंडर है। तो एक तरीके से कैसे थोड़ी राहत भरी बात है। बट वहीं डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करें तो वो आपका डबल डिजिट्स में है यहाँ पर। उसके अलावा सेफ्टी नेट्स यहाँ पर यूज़ किए गए वल्नरेबल सेक्शंस के लिए,
भारत सरकार द्वारा साथ के साथ बेजियन अपडेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये जो बारबल स्ट्रेटजी यहाँ पर रखी गई है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके अलावा आपके सप्लाई साइड पे काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए ताकि अच्छे से सप्लाई साइड हम बूस्ट कर सकें, तभी प्रोडक्ट्स की वहाँ पर क्रिएशन की जा सकेगी। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं, थोड़ा रैपिडली डिस्कस करेंगे ताकि आपके बेसिक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी कवर हो जाएं और किस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है वो भी आपको थोड़ा समझ आ जाए। कि पहली बात कि पेंडेमिक हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी डिस्ट्रप्शंस आई, जितनी सप्लाई चेन में हमारी डिस्ट्रप्शंस आई, नए नए वेरिएंट्स वहाँ पर आते गए। दो हमने वेव्स यहाँ पर विटनेस की हैं पहले ही, थर्ड वेव ऑन गोइंग है। तो उसकी वजह से अगर हम देखें हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, अब जो प्री पेंडेमिक लेवल्स थे, तो अब जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है कि हम उन प्री पेंडेमिक लेवल्स को वहाँ पर पार कर चुके हैं, हम उससे आगे रिकवर कर चुके हैं। ठीक है जी। तो वही यहाँ पर बात रखी गई है, रिकॉर्ड एक्सपेंशन यहाँ पर रखी गई है कि रिकॉर्ड की गई एक्सपेंशन ऑफ 9.2%। अब जीडीपी के ही थ्रू अगर हमें बात करें तो उसके बारे में पता लग रहा है, जो वी शेप रिकवरी के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, किस तरीके से विटनेस की जाएगी कि फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से असर हुआ, सेकेंड वेव के दौरान किस तरीके से असर वहाँ पर पड़ा, जीवीए पे किस तरीके से असर पड़ा, फिर वहीं पर आपकी कोविड-19 की वेव्स आई, डेली न्यू केसेस, पॉजिटिविटी रेट, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब बात करते हैं सेक्टोरल ट्रेंड्स के बारे में। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर क्लैरिटी होगी, किस किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो ये टेबल आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो वहाँ पर एनुअल ग्रोथ किस तरीके से रही है। एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स के बारे में ही बात करें, 4.3% की यहाँ पर ग्रोथ थी 19-20 में, 20-21 में 3.6 की यहाँ पर परसेंटेज की ग्रोथ देखी गई थी, जबकि आपकी जो इंडस्ट्री सेक्टर था वो आपका वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर गया था 7% से। फिर फर्दर आपका 3.9% की यहाँ पर ग्रोथ देखी गई है और इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पर एस्टिमेशन लगाई गई है 11.8% यहाँ पर ग्रो करेगा। फिर वहीं आपका सर्विसेज सेक्टर है, 8.4% की कॉन्ट्रैक्शन देखी गई थी, अब 8.2% की यहाँ पर ग्रोथ विटनेस करने की बात की गई है। अब एग्रीकल्चर के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ डेटा आपका रखा गया है कि एरिया सोन अंडर खारिफ एंड रबी क्रॉप्स, तो उनमें तो आपका सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है। साथ के साथ जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और राइस है वो भी पिछले कुछ सालों से आपकी बढ़ती आ रही है। तो बेसिकली ये जो सेक्टर है जो कि पेंडेमिक की वजह से इतना हिट नहीं हुआ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो आपका इस तरीके का एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कि गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करता है नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अब पेंडेमिक की फर्स्ट वेव आई, उस दौरान लॉकडाउन लगाया गया, जितने आपके इस तरीके के हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी, जो सर्विसेज सेक्टर था, जो इस तरीके के पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता, डेली वेज जो वर्कर्स थे, अब उन्हें वापस अपने गाँव जाना पड़ा, खेती बाड़ी दोबारा से शुरू करनी पड़ी। तो वहाँ कहीं ना कहीं इस वजह से भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ ना कुछ ग्रोथ यहाँ पर विटनेस की गई है। साथ के साथ जो सरकार द्वारा पॉलिसीज यहाँ पर लागू की गई, तो उसने भी काफ़ी हद तक एक बैकबोन का यहाँ पर काम किया है कि कांस्टेंट सप्लाई रहे सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की हमारे भाई बंधुओं को पहुंचती रहे डिस्पाइट पेंडेमिक रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस। उसके अलावा गुड मानसून रेंज आपकी विटनेस की गई, जो हमारे रिजर्वायर लेवल्स हैं वो यहाँ पर आपके देखे गए कि हायर हैं देन द 10-year एवरेज। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है कि करंट लाइफ स्टोरेज किस तरीके से और लास्ट 10 साल का एवरेज क्या है, तो आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं। फिर रियल जीवी आपके एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर्स का यहाँ पर हम बता सकते हैं। अब उसी के आधार पर जो एरिया आपका शो किया गया अंडर द फूड ग्रेन्स, रबी क्रॉप्स के अंडर कितना किया गया, खारिफ के अंडर कितना किया गया, वीट और राइस की प्रोडक्शन किस तरीके से की गई, तो ये सारा डेटा आपके लिए डायरेक्टली प्री में भी पूछा जा सकता है, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा रहा है क्या सरकार द्वारा इनिशिएटिव्स ली गई है, किस तरीके से हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो यहाँ पर ग्रो हुआ, तो ये फैक्ट्स आप वहाँ पर यूज़ करेंगे तभी आप अपने पॉइंट्स को वहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे। अब वहीं बात करें कि जो आपका शेयर ऑफ सेक्टर्स है हमारी जीवीए में, तो वहीं एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर का आपको बता दिया गया है 18.4% का पहले शेयर था, 20.2% का आपका पिछले साल विटनेस किया गया और इस साल की एस्टिमेशन आपकी 18.8% की रखी गई है। वैसे सर्विसेज है, वैसे आपका इंडस्ट्री सेक्टर है। तो बेसिक सी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी किस तरीके से इन सभी सेक्टर्स ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। उसके अलावा जो आपका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, जो कि बेसिकली
IHS मार्केट द्वारा यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। तो इन्होंने भी यहाँ पर यही चीज़ आपको बताएगी कि एक्सपेंशनरी जोन में है अब आपका परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पर यूज़ किया जाता है। कि अगर हम इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में बात करें, ठीक है जी, 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं और जो आपका IIP का जो जनरल इंडेक्स वहाँ पर यूज़ किया जाता है। कि फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान भी आपका बेसिकली यहाँ पर इंडेक्स ड्रॉप हो गया था, सेकंड वेव के दौरान भी कुछ हद तक ड्रॉप हुआ था, फिर दोबारा वहाँ पर रिकवर कर गया। फिर वैसे ही आपका जो PMI का जो यहाँ पर डेटा रहता है, जो हमारा इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग का, इसमें अगर हम देखें फर्स्ट लॉकडाउन में किस तरीके से आपका ड्रॉप कर गया, सेकंड वेव में भी आपका थोड़ा बहुत ड्रॉप किया था, फिर दोबारा यहाँ पर रिकवर कर गया है। तो ये सभी जो डेटा रहते हैं ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में ही बात करें कि बेसिकली जब आपका लॉकडाउन शुरू ही हुआ था तो उस दौरान सीमेंट की जो प्रोडक्शन थी बिल्कुल एकदम से बंद हो गई थी। कि लॉजिस्टिक्स ही वहाँ पर हमारे प्रोवाइडेड नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन करके वहाँ पर क्या ही फ़ायदा होगा, कि फैक्ट्रीज में ही हम सीमेंट की बोरियाँ इकट्ठी करते रहेंगे। तो उस दौरान फैक्ट्रीज भी आपकी बंद कर दी गई थी। लॉजिस्टिक सेक्टर तो बिल्कुल ही वहाँ पर हैम्पर हुआ था। स्टील की कंजम्पशन किस तरीके से हुई है ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। उसके अलावा हाउसिंग सेल्स किस तरीके से हुई। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए एक अच्छे से ओवरव्यू, ये आपको अच्छे से एक ये सभी जो इंडिकेटर्स हैं एक अच्छे से ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि अक्रॉस द नंबर ऑफ सेक्टर्स, कि हर एक सेक्टर में किस तरीके से पेंडेमिक का वहाँ पर असर रहा है। ठीक है जी। अब वहीं अगर हम बात करें सर्विसेज सेक्टर के बारे में, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन थी 8.4% की 2020-2021 में, अब वो आपकी 8.2% की ग्रोथ यहाँ पर एस्टिमेशन लगाई की गई है कि वो आपका यहाँ पर ग्रो करेगा। अब बेसिकली यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो सर्विसेज सेक्टर है तो अब उसके जो बाकी सब सेक्टर्स हैं तो वाइड डिस्पर्शन रही है ऑफ द परफॉर्मेंसेज ऑफ द डिफरेंट सब सेक्टर्स की। जैसे कि अगर हम फाइनेंस, रियल एस्टेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही बात करें कि अब वो आपके प्री कोविड लेवल से आगे बढ़ चुके हैं, कि उसे पार कर चुके हैं। बट वहीं बात करें ट्रैवल हो गया, ट्रेड हो गया, होटल सेक्टर हो गया, कि अभी भी इन्हें रिकवर करने की ज़रूरत है। कि जब तक को थोड़ा बहुत रिकवर करते हैं तब तक कोई नया म्यूटेंट वहाँ पर आपका जनरेट हो जाता है, नया वेरिएंट वहाँ पर जनरेट होता है, जिसकी वजह से दोबारा से आपके इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा जाती हैं। ट्रैवल पर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, जितनी हमारी हम कह सकते हैं एयरलाइंस होगी, आपके रोडवे सर्विसेज होगी, इन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो अभी इन सेक्टर्स को अभी भी ग्रो करना है, इन सेक्टर्स को अभी भी रिकवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी। तो वही ट्रेंड्स इन मोबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा चुका है कि ट्रांजिट स्टेशन के हिसाब से अगर हम देखें क्या ट्रेंड वहाँ पर देखा गया है। रिटेल और रिक्रिएशन के लिए देखें तो किस तरीके से आपका फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड वेव में किस तरीके से दोनों चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट हुई थी। कि वही चीज़ आपकी PMI सर्विसेज के बारे में बात करें तो जनरली ये 50 की लाइन यहाँ पर फॉलो की जाती थी कि 50 से ऊपर अगर आपका रहेगा तो वहाँ पर जनरली कि एक्सपैंड कर रहा है आपका सर्विस सेक्टर, वहाँ पर एक्सपैंड कर रहा है। 50 से कम है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिर वहीं होटल ऑक्यूपेंसी रेट के बारे में ही बात करें तो किस तरीके से अफेक्ट हुआ है पेंडेमिक का, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये तो रही आपकी कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज। और वहीं पर अगर हम डिस्टेंस एनेबल्ड सर्विसेज देखें कि आपकी जो वर्क फ्रॉम होम है उसका कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर आपकी जिस तरीके के एडटेक एजुकेशन का जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा बूम यहाँ पर विटनेस किया गया है। मेडिकल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बूम यहाँ पर विटनेस किया गया है कि आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर काफ़ी हद तक आपकी कंसल्टेशन सर्विसेज बहुत बढ़ चुकी हैं कि अब हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स की जितनी भी ऐप्स हैं प्ले स्टोर में उनकी नंबर ऑफ डाउनलोड्स वहाँ पर बढ़ चुके हैं, वो रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। फिर वैसे ही आपकी फार्मेसी जैसे जो आपके ऐसे सेक्टर्स हो गए, ठीक है जी, कि वो अब आपके ऑनलाइन ही आप अपने प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर अपलोड कीजिए जो कि आपको ऑनलाइन ही जनरेट होके मिला है और उसी के आधार पर आपको दवाइयाँ वहाँ पर घर तक पहुँचाई जाएंगी। तो डिस्टेंस एनेबल्ड सर्विसेज ने डेफिनेटली यहाँ पर आपका ग्रोथ विटनेस की है। ठीक है जी। अब वैसे ही अगर हम डिमांड ट्रेंड्स के बारे में ही बात करें कि लेटेस्ट जो हमारे एडवांस एस्टिमेट्स क्या कहते हैं कि फुल रिकवरी सजेस्ट की है सभी कंपोनेंट्स की डिमांड साइड पे एक्सेप्ट फॉर द प्राइवेट कंजम्पशन। कि प्राइवेट कंजम्पशन क्या है कि जितनी भी आपकी गुड्स सर्विसेज जो कंज्यूम की जा रही हैं, ठीक है जी, कि नॉर्मल हाउस होल्ड द्वारा जो आपकी कंज्यूम की जा रही है उनकी जो वैल्यू है कि उनमें अभी तक आपका उस तरीके की रिकवरी विटनेस नहीं की गई है। ठीक है जी। अब वही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्या हमारी टोटल कंजम्पशन उसमें सरकार की कितनी है, प्राइवेट कंजम्पशन कितनी है, GFCA कितना है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स का कितना लेवल रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर वहीं जो आपका शेयर है इन सभी सेक्टर्स को इन द नॉमिनल GDP उस तरीके से भी आप यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं। कंजम्पशन के बारे में ही
बात करें तो रिसेंटली ही एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की गई है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, कि जो आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, कि उनकी शॉर्टेज की वजह से जो हमारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसने काफ़ी हद तक नुकसान यहाँ पर सहा है। हालांकि जो इनकी हम कह सकते हैं यूजेज है मल्टी डायमेंशनल है, हर एक सेक्टर में वहाँ पर यूज़ होती है, तो बट यहाँ पर सप्लाई साइड जो कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ पर रहे हैं, जिस तरीके से प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो आपकी हम गाड़ियों की जो डिमांड जो हम कह सकते हैं वेटिंग पीरियड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इससे रिलेटेड एक पर्टिकुलरली आपका अलग से बॉक्स है जो कि एंड ऑफ द लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके ग्लोबल सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर रहे हैं। ठीक है जी। फिर वहीं बात करें और आपका इस तरीके का डेटा जो आपका आईआईपी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स है, तो उसमें किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स आपको यहाँ पर डेटा दिया गया है 19 में आपका किस तरीके से इस इंडेक्स ने यहाँ पर परफॉर्म किया था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बेसिकली आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कि जितने भी गारमेंट्स हो गए, टेलीफोन्स होंगे, पैसेंजर व्हीकल्स हो गए, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंडर आपके यहाँ पर आते हैं। फिर वहीं आरबीआई का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है बट करंट सिचुएशन क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पर बता दी गई है। फिर वहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो बेसिकली जो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है कि उसने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विटनेस की है, 15% की विटनेस करेगा, एक्सपेक्टेड है इस फाइनेंशियल ईयर में विटनेस करेगा बेसिकली, और जो प्री पेंडेमिक लेवल है उस वहाँ तक बेसिकली उस लेवल से ये आपका फुली रिकवर कर जाएगा। फिर वहीं जो हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है कि बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है कि कितना शेयर है इन्वेस्टमेंट का हमारे टोटल प्रोडक्शन में, तो उसमें भी आपकी 29.6% की यहाँ पर ग्रोथ रखने की बात की गई है 2021-2022 के लिए, जो कि हाईएस्ट है इन द 7 ईयर्स। तो वहीं आप ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की आप यहाँ पर दे सकते हैं जीएफसीएफ का, कि आपका 2019-20 में अलग अलग क्वार्टर्स में क्या रहा था, 2021-22 के आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। फिर वहीं जो आपके नंबर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि उनके भी नंबर यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, कि सरकार भी अब आपके इस तरीके से मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन होगी कि उस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट दे रही है, कि अब सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि जो ऑलरेडी उनके क्रेडिट एसेट्स हैं उन पर काम किया जा सके, कि प्राइवेट प्लेयर्स आएँ उस पर काम करें और फर्दर वहाँ पर उस पर्टिकुलर एसेट से वहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट्स वहाँ पर जनरेट करके दे सकें। और उसी से रिलेटेड जो आरबीआई द्वारा यहाँ पर आपका बेसिकली एक इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे तैयार किया जाता है जिसमें बताया गया है इन्वेस्टर के सेंटिमेंट किस तरीके से है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उसमें अब थोड़ी बहुत ग्रोथ विटनेस करने की बात की गई है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के बारे में यहाँ पर बात करें कि बेसिकली दोनों ही गुड्स और सर्विसेज के जो भी एक्सपोर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग देखे गए हैं 2021-2022 के लिए। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के बारे में ही बात करें, दे हैव बीन अबव $30 बिलियन फॉर द 8 कंसेक्यूटिव मंथ्स आपके 2021 और 22 में। ठीक है जी। फिर वहीं उसके अलावा जो आपका मर्चेंडाइज ट्रेड है वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएगा, एक्सपोर्ट किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, इम्पोर्ट आपके अराउंड द मंथ्स यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, कि जो आपके पेंडेमिक के दौरान थे, जो वेव्स दौरान उस दौरान आई थी, उस दौरान थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर डिप फिटनेस किया गया, उसके अलावा यहाँ पर सब कुछ सही रहा है। ठीक है जी। फिर वहीं जो इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज नेट, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ विटनेस की गई है। करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में ही बात करें कि बेसिकली एक टाइम ऐसा भी आया था कि वहाँ पर हमने पॉजिटिव करंट अकाउंट बैलेंस देखा था आपका एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी। ठीक है जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ग्राफ को यहाँ पर फॉलो करते हुए। फिर वहीं अब बात करेंगे आपकी ये जो बारबेल स्ट्रेटजी, सेफ्टी नेट्स और अजाइल रिस्पांस के बारे में, कि ये क्या चीज़ें हैं जो कि सरकार द्वारा यहाँ पर फॉलो की जा रही है। तो बेसिकली भारत की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पर बारबेल स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज़ की है, कि ये क्या करेगी कि एक बुके यहाँ पर तैयार किया गया है जिसमें आपके सेफ्टी नेट्स यूज़ किए जाएंगे, ताकि जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके वल्नरेबल सेक्शन, आपके सोसाइटी के या बिजनेस के, उन्हें यहाँ पर कुशन प्रोवाइड किया जा सके, उन सेफ्टी नेट्स के थ्रू उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ के साथ एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी रिस्पॉन्स भी रहे जो कि आपका बीजियन अपडेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पर वहाँ पर काम करेगा। तो किस तरीके से आपके हम कह सकते हैं बेजियन जो ये पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ये जो पूरा स्टैटिस्टिकल टूल है, किस तरीके से काम करता है, कि पहली बात अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि लाइकलीहुड को कंसिडर करता है, उन पैरामीटर्स को परफॉर्म करके देखेगा किस तरीके से आपकी ये पर्टिकुलर सेक्टर इन पैरामीटर्स पे परफॉर्म करेगा, लाइकलीहुड को जनरेट करेगा, एक पैरामीटर वहाँ पर तैयार करेगा। फिर जो करंट डेटा है उसको मद्देनज़र रखेगा कि अभी करंट डेटा वहाँ पर क्या कहता है, और जो पुराना डेटा है, जो प्रायर डेटा है, उसको भी यहाँ पर यूज़ करते हुए आपका बेस थ्योरम यहाँ पर यूज़ की जाती है। उसके बाद आपका ये स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि पहली बात तो कि रियल टाइम डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, कि
पास्ट के एक्सपीरियंस को भी मद्देनजर रखते हुए कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसको भी कंसिडर करते हुए और जो करंट डेटा क्या कहता है उन सभी को यूज़ करते हुए आपका डेटा यहाँ पर तैयार किया जाता है। साथ साथ जो सेफ्टी नेट्स की बात की गई ताकि हमारे वल्नरेबल सेक्शन जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये बारबेल अप्रोच यहाँ पर यूज़ की जा रही है कि बेसिकली जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरीके से अगर हम बारबेल, आपने देखा होगा अगर आप जिम जाते होंगे दोनों साइड वेट्स लगाए जाते हैं कि जो आपके रिस्क ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उन पर भी काम किया जा सके, जो आपके रिस्क फ्री सेक्टर्स हैं उन पर भी काम किया जा सके। क्यों ये इस तरीके का स्टेप लिया जा रहा है कि ताकि जो ये अनसर्टेन टाइम्स हैं उसमें आपकी कोई मिडिल अप्रोच फॉलो नहीं की जा सके, सभी को कवर करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी। फिर वहीं बात करें एजाइल अप्रोच के बारे में कि पहले आपका क्या था कि पहले आपकी वाटरफॉल फ्रेमवर्क यहाँ पर यूज़ किया जाता था। तो वाटरफॉल फ्रेमवर्क क्या करता था, एक तरीके से एक डिटेल्ड इनिशियल असेसमेंट वहाँ पर की जाएगी, किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम वहाँ पर रहेगी एक रिजिड अप फ्रंट प्लान वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार किया जाएगा। अब बेसिकली ये जो मेथडोलॉजी है अब ये कहाँ पर काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, जहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक सर्टन पाथ ऑफ एक्शन वहाँ पर रहेगा कि हमें यहाँ पर पता रहेगा कि हमें इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर अराइज हो सकती है। बट पेंडेमिक का जो समय चल रहा है जहाँ पर आपके नंबर ऑफ वेरिएंट्स डे बाय डे बेसिस पर ही हम नई नई न्यूज़ सुनते रहते हैं, आज नए वेरिएंट की वहाँ पर बात चल गई, आज फलाने साइंटिस्ट ने ये बात रख दी कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसी के लिए यहाँ पर अजाइल अप्रोच यहाँ पर यूज़ की जा रही है कि अजाइल अप्रोच में बेसिकली क्या है कि दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं कि पहला कॉम्पोनेंट क्या है कि एक तो आपका ये रैपिड है, ठीक है जी, और ये आपका रिस्पॉन्ड करता है कि किस तरीके से चेंजेस आपके इकोसिस्टम या हम कह सकते हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो आपके लिमिटेड टाइम पीरियड में क्या चेंजेस वहाँ पर लाने हैं उसके लिए ये आपकी बेस्ट पॉसिबल अप्रोच यहाँ पर कही जा सकती है कि एजाइल अप्रोच यहाँ पर आपकी यूज़ की जा रही है शॉर्ट आइटरेशंस को यहाँ पर यूज़ करते हुए और जितने भी हमारे करंट डेटा है उसको यूज़ करते हुए कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते हुए इंक्रीमेंटली आपका ये नया डेटा प्रोड्यूस करके आपको बेस्ट पॉसिबल वहाँ पर अप्रोच या बेस्ट पॉसिबल हम कह सकते हैं एक सोल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड करने में सक्षम रह रहा है। अब साथ के साथ ये चीज़ें जो फॉलो की ही जा रही हैं, फिर उसके अलावा जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उनका भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अराउंड 80 इस तरीके के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर किए गए हैं। अब यहाँ पर खास बात नोट करने वाली क्या बात है कि जो अजाइल फ्रेमवर्क है, जो अजाइल अप्रोच यहाँ पर यूज़ की जा रही है कि बेसिकली करंट सिनेरियो के हिसाब से तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा कि रैपिडली आपके नए नए डेटा को यूज़ करता रहेगा, ठीक है जी, किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना है किसी भी चेंज को वो चीज़ें बताता रहेगा। बट ये जो आपके फ्यूचर आउटकम्स हैं उन्हें इतने अच्छे से यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपकी यहाँ पर बारबेल स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है कि बेसिकली अगर किसी भी प्रकार के नेगेटिव आउटकम्स आए, ठीक है जी, तो वहाँ पर आपके सेफ्टी नेट्स की मदद से आपकी कुशन वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। तो ये बेसिक सी बातें आपकी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पर रखी गई है कि बारबेल स्ट्रेटजी क्या है, सेफ्टी नेट्स किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं और अजाइल रिस्पांस क्या है। तो सेफ्टी नेट्स के बारे में ही बात करें कि किस तरीके से जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन्हें यहाँ पर सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड किए हैं, सरकार द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये बेसिक सा एक टेबल यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से जो कोविड-19 का जो हम कह सकते हैं डिस्ट्रेस भरा टाइम था तो उसे प्रिवेंट करने के लिए वल्नरेबल सेक्शंस को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आपके की सेफ्टी नेट मेजर्स यहाँ सरकार द्वारा रखे गए। अब ये आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि एक तो पर्टिकुलरली सेगमेंट वाइज आपको हर एक सेगमेंट वाइज क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए वो आपको एक साथ कंपाइल्ड फॉर्मेट में यहाँ पर मिल रहा है और क्या उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा है, क्या वहाँ पर सरकार द्वारा आपका पैसा खर्च किया गया है, किस तरीके से वो आपकी एक्सटेंशंस की गई उस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जब आपका पेंडेमिक में इतनी महामारी चल रही थी कि वहाँ पर लॉजिस्टिक सेक्टर आपके इस तरीके से फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए सरकार ने किस तरीके के स्टेप्स लिए, ये सभी आपके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं। बेसिकली ये पीडीएफ का ही अगर आप वहाँ पर प्रिंट आउट लगा लें और अपने नोट्स में कंपाइल कर लें वही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। अब इसको आपको किस तरीके से कवर करना है कि बेसिकली जितनी भी यहाँ पर आपकी स्कीम्स मेंशन की गई हैं ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही गई कि करंट अफेयर ओरिएंटेड भी हैं, सरकार द्वारा ये आपके कोविड-19 के समय के दौरान यूज़ भी की गई स्कीम्स और आपके लिए उस हिसाब से कि हम कह सकें
जो आने वाला एग्जाम है, प्रीलिम्स जो आपका आने वाला एग्जाम है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इन सभी स्कीम्स को अच्छे से आपको कंपाइल करना है, अपने नोट्स में कंपाइल करना है, ताकि किसी भी तरीके से वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पर आंसर कर सकें कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपकी कौन कौन स्कीम्स हैं जिन पर काम किया गया। ठीक है जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो गया, फिर उसके अलावा आपका महात्मा गांधी का जो ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ठीक है जी, कि उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया। हाउसिंग से रिलेटेड किस तरीके से काम किया, आवास योजना ग्रामीण और अर्बन दोनों पर काम किया गया। ठीक है जी, स्किल डेवलपमेंट पर किस तरीके से काम किया गया। ठीक है जी, फिर आपके एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या किया गया। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर इजीली अपने नोट्स में कंपाइल करके बता सकते हैं। क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए, तो ये बहुत ही सरकार द्वारा आपको एक साथ कंपाइल्ड फॉर्मेट में नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। क्रेडिट के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स हो गए, स्वनिधि स्कीम आपकी लॉन्च की गई ताकि जितने भी आपके इस तरीके के स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें अपना बिजनेस और बूस्ट करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए आपको छोटे छोटे लोन्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। दीनदयाल अंत्योदय योजना यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक साथ आपको यहाँ पर मैंशन कर दी गई हैं। अब बात करें मॉनेटरी और फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, तो बेसिकली जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है और जो बैंक रेट है वो अनचेंज रखा गया एट 4.25%, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी आपका 3.35% पे। तो आरबीआई ने बेसिकली यहाँ पर किसी प्रकार के इस तरीके के चेंजेस यहाँ पर नहीं किए, बट साथ के साथ यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा कुशन प्रोवाइड करने के लिए आपका मोरेटोरियम जैसे इनिशिएटिव्स यहाँ पर लॉन्च किए गए। ठीक है जी, आपकी जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स हैं उसे थोड़ा हम कह सकते हैं और राहत बढ़ा यहाँ पर कर दिया कि जी हाँ, आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आप देख लीजिए किस तरीके से आप अपना बिजनेस सर्वाइव कर सकते हैं, या जो आपके द्वारा लोन्स वहाँ पर लिए गए हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उनकी जो ईएमआईज आपके द्वारा पे की जानी है उनमें थोड़ी यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी गई कि आप थोड़ा लेट भी पे कर सकते हैं। तो आपको डिफ़ॉल्ट की वहाँ पर लिस्ट में कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। तो इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं कि बेसिकली कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो अपना ईएमआई पे कर सकते बट स्टिल वो तब भी नहीं कर रहे थे, कि उन्हें लगा चलो बढ़िया अच्छी बात है, यहाँ पर एक्सटेंशन मिल चुकी है सरकार द्वारा तो क्यों ना थोड़ा और डिले किया जाए। और साथ के साथ इसके बेनिफिट भी ये थे कि जितने भी ऐसे हम कह सकते हैं जो क्रिसल रेटिंग्स रहती हैं, क्रेडिट एजेंसीज द्वारा जो रेटिंग्स प्रोड्यूस की जाती हैं, उन पर भी उस तरीके से असर नहीं पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलरली ऐसे एमएसएमईज की। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस तरीके का जो सपोर्ट था जो कि एक्सटेंड किया गया था, ये आपके पिछले साल के लिए ही था। अब यहाँ पर सरकार भी जो लिक्विडिटी सपोर्ट यहाँ पर रखा गया है, या फिर हम कह सकते हैं जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया गया था या जो डिलेइंग की गई थी, अब वो दोबारा रिज्यूम करने के लिए आपका इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि जो एक्सेस लिक्विडिटी भी ना रहे, साथ के साथ ये जो पूरी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है ये स्टॉल भी ना हो जाए। अगर ये आपकी एक्सेस लिक्विडिटी वहाँ पर आ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इस तरीके की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसे स्टॉल कर दिया जाएगा, तो इसके काफ़ी लॉन्गर टर्म रिस्क्स हैं जिसके लिए फिर अलग अप्रोचेज वहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 4 में डिटेल में डिस्कस हुई हैं। फिर जो हमने बात की वहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, अब इन्होंने किस तरीके से अच्छे से काम किया कि पहली बात क्या है, एक तो रियल टाइम डेटा ये प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके अराउंड द मंथ्स अगर हम कंपेयर करें, हर एक इंडिकेटर में 80 इंडिकेटर हैं, कुछ की इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में भी हम देखेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे हर एक का ग्राफ कि उनकी इंडिकेटर्स में क्या चेंजेस वहाँ पर आए हैं विद टाइम। तो उससे एक बहुत हम कह सकते हैं क्लियर इमेज वहाँ पर सामने आती है कि कैसे आपका हर एक सेक्टर वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो वैसे देख लेते हैं कि जैसे कि आपका ई वे बिल जनरेशन के बारे में ही बात करें कि फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान आपका बिल्कुल ही वहाँ पर गिर गया था, सेकंड वेव के दौरान भी आपका ये चीज़ ड्रॉप डाउन हो चुकी थी, वॉल्यूम में भी वैल्यू में भी। फिर वहीं जीएसटी कलेक्शन आपका जो फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल ही वहाँ पर ड्रॉप डाउन हो गया कि जब वहाँ पर सर्विसेज जो आपकी जनरेट की जा रही हैं जब उनकी बिक्री नहीं हो रही तो उस पर टैक्स किस तरीके से लगाया जाएगा। सेकेंड वेव के दौरान वहाँ पर भी हम इनिशियली हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पर देखा गया कि ड्रॉप आया है, बट उस तरीके से फर्स्ट लॉकडाउन जितना नहीं आया था, अब वो आपका रिकवर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, पावर कंजम्पशन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी अब जब वही बंद थी तो किस तरीके से वहाँ पर पावर कंजम्पशन होगी। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जब गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो इस तरीके का टोल कैसे कलेक्ट किया जाएगा। रिटेल मोबिलिटी आपकी वहाँ पर हैम्पर हुई। यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर देखा गया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं कि एटीएम कम ही जाएँ, क्यों इस तरीके का कॉन्टैक्ट में किसी भी मशीन के आना, जो कि बाकी लोग भी वहाँ पर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस और उनकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा ट्रेंड यहाँ पर देखा गया, अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर देखा गया। फ्रेट एंड कार्गो ट्रैफिक में यहाँ पर
जो कि फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड वेव के दौरान थोड़ा बहुत, फर्स्ट लॉकडाउन में ज़्यादा थोड़ा असर पड़ा था, सेकंड वेव में थोड़ा कम रहा था। ठीक है जी। फिर वैसे ही आपकी जो डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स हैं उस पर किस तरीके का असर पड़ा, तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट यहाँ पर देखे गए। 2 और 3 व्हीकल सेल्स में फर्स्ट लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी नहीं, जब आमदनी नहीं होगी तो इस तरीके के जो व्हीकल्स होते हैं वो खरीदे भी नहीं जाते हैं। ठीक है जी। फिर वहीं जो आपका MG, जो महात्मा गांधी का जो ये आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट का है, उसमें जो वर्क जनरेट हुआ और जो डिमांड हुआ उसमें यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड देखा गया कि बेसिकली जब आपका इस तरीके का लॉकडाउन वहाँ पर लगाया गया तो जितने भी ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे तो सरकार ने क्या किया, एक तो इन पर्टिकुलर जो आपके इसमें डेली वेज वर्कर्स जो एम्प्लॉय किए जाएंगे उनको भी यहाँ पर सहायता मिलेगी कि चलो आमदनी यहाँ पर आ रही है, दिन की दिहाड़ी लगाई जाए। तो और जितने भी आपके ऐसे पेंडिंग काम थे पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उनको दोबारा से रिज्यूम किया गया ताकि वो जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें वहाँ पर कंप्लीट किया जा सके। ठीक है जी। तो इस तरीके के आपके हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स यहाँ पर यूज़ किए गए। उसके अलावा फ्यूल कंजम्पशन, डेफिनेटली जब कोई आपकी इस तरीके की गाड़ियाँ चल नहीं रही तो फ्यूल कंजम्पशन वहाँ पर हैम्पर होगी। पैसेंजर व्हीकल सेल्स आपके यहाँ पर मल्टीपल रीजंस हैं कि पहली बात तो जितनी भी आपकी जो बिजनेस ओरिएंटेड क्लासेस रहेंगी या बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज रहेंगी कि अब जब उनका बिजनेस वहाँ पर जनरेट नहीं हो रहा तो नई गाड़ी का भी नहीं सोचेंगे। साथ के साथ आपकी जो उस तरीके की जो चिप्स थी जिनकी शॉर्टेज वहाँ पर हो रही थी तो उसकी वजह से भी आपकी सेल्स में काफ़ी दिक्कत आई है। रेलवे पैसेंजर अर्निंग में भी, एयर पैसेंजर ट्रैफिक, तो ये सारे आपके इस तरीके के यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बेसिकली यूज़ किए गए। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स आइडिया आप यहाँ पर ले सकते हैं। FDI FPI हो गया। FPI बेसिकली क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, आपकी जो देश की या हम कह सकते हैं जो हम बाकी किसी देश की ऐसी जो सिक्योरिटीज़ हैं या जो बाकी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जा रही है। ठीक है जी। फॉरेन ट्रेड में बाल्टी ट्राई इंडेक्स, बाल्टी ट्राई इंडेक्स आपका क्या बताता है कि एक बेंचमार्क है किस तरीके से जो आपका रॉ मटेरियल है जो कि सी द्वारा वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो मूव किया जाता है, उसके प्राइस में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी विटनेस की गई, काफ़ी अप एंड डाउन यहाँ पर ट्रेंड देखा गया। वैसे ही आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो तो हमारे कॉमुलेट होते ही जा रहे हैं। 31 दिसंबर का डेटा देखें, काफ़ी ज़्यादा कॉमुलेट हो चुके हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिक से आपके हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स थे जो कि यहाँ पर यूज़ किए गए। अब फिर बात आती है वैक्सीनेशन के बारे में। अब वैक्सीनेशन में जैसे हमने बात की, बहुत एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के तरीके से हमारी देश की इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करके देता है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें कि कैसे डेली डोजेज आपके वहाँ पर दिए गए, टोटल डोजेज वहाँ पर कैसे कंज्यूम वहाँ पर डिलीवर किए गए, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। फिर पूरा आपका वैक्सीनेशन ड्राइव से रिलेटेड एक बॉक्स बेसिकली यहाँ पर असाइन किया गया जिसमें आपको पूरा डेटा दिया गया है कि लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के हिसाब से देखा जाए एट द टाइम ऑफ राइटिंग, जब ये आपका सर्वे लिखा गया था तो वो दिखाता है 99% ऑफ द रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, 100% ऑफ द फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड 87% ऑफ द पॉपुलेशन एजड बिटवीन 18 to 44 ईयर्स, 95% आपकी पॉपुलेशन जो आपकी 45 से 60 है, 89% जो कि आपकी पॉपुलेशन 60 अबव है, कि वो आपके फर्स्ट डोज में यहाँ पर कवर हो चुके हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो यही बेसिक सा डेटा है कि बाकी कंट्रीज में कितने डोसेज वहाँ पर एडमिनिस्टर किए गए। नंबर ऑफ 157 करोड़ आपके इंडिया में किए जा चुके हैं। फिर अगर हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज देखें ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन विद द कोविड-19 वैक्सीन की, जो आपकी फर्स्ट डोज है उसमें क्या हमारा रिजल्ट रहा है, सेकेंड डोज में क्या रिजल्ट रहा है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर एक साथ एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की तरीके से वैक्सीनेशन का पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर इस सर्वे ने क्या किया है कि जो आपके ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे उस दौरान का डेटा, टेपर टेंट्रम जो आपका था बेसिकली उससे पहले का जो डेटा था 2012 2013 में आपका टेपर टेंट्रम हुआ था, उसके अलावा जो आपका कोविड-19 पेंडेमिक का डेटा, इन सभी को यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि किस तरीके से हमारी करंट सिचुएशन यहाँ पर करती है। तो बेसिकली जो टेपर टेंट्रम आपका बेसिकली क्या है, कौन सा इंसिडेंट है कि जो आपका US फेडरल रिजर्व था, ठीक है जी, 2008 के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ किया, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स थे वहाँ पर परचेज करने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो आपके इस तरीके ट्रेजरी बॉन्ड्स थे 2013 की बात है, US फेडरल रिजर्व ने क्या किया कि उनका जो परचेज था वो स्लो कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि बेसिकली जो लिक्विडिटी ऑलरेडी इन्फ्यूज थी तो उसे पुल आउट करने की कोशिश की गई। ठीक है जी, पैसा बाहर निकालने की कोशिश की गई। अब उसका इंडिया पर भी असर पड़ा कि बेसिकली जो रुपी का जो हम कह सकते हैं दाम था वो आपका 15 to अराउंड 16% वो आपका ड्रॉप डाउन कर चुका था। फिर उसके बाद उसे रिकवर करने के लिए नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लिए गए, बट कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेम हम कह सकते हैं कॉन्क्रीट रिजल्ट हमें वहाँ पर जनरेट होकर नहीं आया। फिर रघुराम राजन जी आपके आए, RBI गवर्नर बने, तो उन्होंने फिर आपका FCNR की जो बैंकिंग विंडो थी वहाँ पर शुरू
शुरू की, जिसके चलते आपके फॉरेन डिपॉजिट्स थोड़े बहुत आने शुरू हुए। तो ये जो डेटा है आपके ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, कोविड-19 पेंडेमिक का और प्री टेपर टेंट्रम का, तो ये अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो आपके अलग अलग सिचुएशंस में कहाँ पर हर एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को अगर हम कंपेयर करें, सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं कि 9.1 आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान खड़ रही थी, टेपर टेंट्रम के दौरान आपका 9.4 था, अब आपका 5.2% है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत अभी भी हम स्टेबल हैं, बट फर्दर अब सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, सरकार ने बहुत सारा पैसा यहाँ पर मार्केट में हमारे इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है। तो अब यहाँ पर भी डिबेट चल रही है कि जैसा टेपर टेंट्रम वहाँ पर विटनेस किया गया था, क्या उस तरीके का ऐसा कुछ हमारा इस तरीके का इंसिडेंट क्या इंडिया में भी विटनेस किया जाएगा। तो इसी पर अब डिबेट काफ़ी हद तक चल रही है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर सरकार और जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इसको यहाँ पर हैंडल करता है। ठीक है जी। फिर वहीं एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में ही बात करें तो बेसिकली आपको पता ही है फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। 31 दिसंबर का जो डेटा था हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही। एंड एज ऑफ एंड नवंबर 2021 जो इंडिया आपका फोर्थ है इन द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्डर आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है जी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर सरप्लस इन बीओपी किस तरीके से रहा है वो आपको यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है। फॉरेस्ट रिजर्व्स हमारे किस तरीके से कॉम्युलेट हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, सस्टेन्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बाहर से पैसा आपका रेगुलरली आ रहा है। ठीक है जी। फिर राइजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग्स जो आपकी हो रही हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा बफर प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी प्रकार की वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी में नॉर्मलाइजेशन की जाती है फर्दर, ठीक है, 2022-2023 में अगर लगता है कि हाँ जी पेंडेमिक अब ये ख़त्म हो चुका है, अब हमें दोबारा से नेचुरल स्टेट में आना है, सरकार ने जो यहाँ पर पैसा लगाया है अब उसे थोड़ा बहुत जनरलाइज भी करने की ज़रूरत है, इस तरीके के नॉर्मलाइजेशन करने की भी ज़रूरत है, लिक्विडिटी टेम्परिंग भी हो सकती है इसकी वजह से, जो कि आपके 2013 में वहाँ पर यूएस में विटनेस की गई थी, जिसका ग्लोबल हम कह सकते हैं रिपल इफेक्ट देखा गया था। तो अब ये जो आपके हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, सस्टेन्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और जो राइजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं, तो ये सब चीज़ें एक अच्छा बफर यहाँ पर प्रोवाइड करेगी अगर इस तरीके की कोई भी इंसिडेंट आपके आने वाले साल में होती है। ठीक है जी। फिर वहीं फिस्कल बैलेंस के बारे में बात करें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिकली 67.2% की यहाँ पर इन ग्रोथ देखी गई है। किस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेस आपके कम्युलेट किए गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके यहाँ पर किस तरीके से ग्रो हुए हैं। फिर वहीं जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है और जो प्राइमरी डेफिसिट है उससे रिलेटेड आपको डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली अप्रैल नवंबर का अगर हम कैलकुलेट अप्रैल टू नवंबर 2019 का देखें तो आपका 8.1 लाख करोड़ रुपीज़ का था, उससे अगले साल आपका बढ़ गया, फिर आपका थोड़ा डाउन आया है। तो बेसिक सा ट्रेंड आपको यहाँ पर एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। फिर वहीं फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में ही बात करते हैं तो जैसे कि आपने देखा ही है लास्ट ईयर 2021 आईपीओ से भरा साल रहा है। बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने अपनी लिस्टिंग की है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स आपके अप गए हैं। तो बेसिकली इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है वो हम इजीली कह सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर आपका परफॉर्म किया है। ठीक है जी। तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर डेटा दिया गया है। फिर वहीं पर जो आपकी जीएनपीए और जो एनपीए रेशियोज हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, तो उससे रिलेटेड भी अब आपका यहाँ पर डिक्लाइन विटनेस किया गया है कि बेसिकली अब सरकार द्वारा यहाँ पर एआरसी की जो बात रखी गई थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात रखी गई, उससे रिलेटेड आपकी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वहाँ पर स्थापित की गई, जो कि एक बैड बैंक का वहाँ पर काम करेगा। क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जितने भी आपके इस तरीके के बैड लोन्स हैं जो कि हमारे बैंक्स के पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, एनपीएस जो पड़े हुए हैं, कि उन्हें ये वहाँ पर अपने टेक ओवर करेगा, उन्हें बेचने की कोशिश करेगा। फिर बेसिकली एक वर्किंग मॉड्यूल वहाँ पर तैयार किया गया है कि 15% जो रहेगा कि वो उसके तरीके से अमाउंट जो होगा वो बैंक को दिया जाएगा, बाकी का 85% आपका वहाँ पर गारंटी या फिर हम कह सकते हैं बॉन्ड्स के तरीके से या सिक्योरिटीज़ के तरीके से वहाँ पर बैंक को वो पेमेंट की जाएगी। ठीक है जी। तो अब ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसी के चलते आपका यहाँ पर जीएनपीए और एनपीए रेशियोज में भी ये ट्रेंड यहाँ पर देखा गया है। ठीक है जी। वहीं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में ही बात करें, क्या रहती है आपकी रेशो कि बेसिकली कितना आपका जो कैपिटल है टीयर 1 टीयर 2 का अपॉन द रिस्क वेटेड एसेट्स की, जो आपके रिस्क वेटेड एसेट रहते हैं जब उनकी कैलकुलेशन की जाती है तो आरबीआई कहता है 9% तो आपको रखना ही है। तो उसमें भी यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड देखा गया है कि रिसेंटली अराउंड 16 to 17% यहाँ पर आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो स्टैंड करती है। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा डेटा है। अब
आई होप यहाँ पर आपको RWA जो रिस्क वेटेड एसेट्स इनका मतलब पता होगा कि थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करें कि बैंक्स का क्या काम होता है। बैंक्स आपके लोन्स वहाँ पर देता है, वही बैंक्स के लिए एसेट्स का काम वहाँ पर करते हैं। तो बेसिकली ये जो लोन्स दिए जाते हैं इसमें सभी में आपके रिस्क परसेंटेज वहाँ पर रहती है, जो कि बैंक अलग अलग तरीके से निर्धारित करता है। सपोज आपका कोई एक बैंक है जिसने 3 तरीके के वहाँ पर लोन्स दिए हैं, किसी को पर्सनल लोन दे दिया है, किसी को बिजनेस लोन दे दिया है और एक आपका सरकार को पैसा लोन दे दिया है। तो पर्सनल लोन दे दिया है तो सपोज अगर वहाँ पर हम कह सकते हैं कि 50% का वहाँ पर रिस्क है। अगर बिजनेस को दिया है 100% का रिस्क है कि वो पैसा आएगा या नहीं आएगा। सरकार को दिया 0% का है। सबको 1-1 लाख अगर दिया होगा, ठीक है जी, 1-1 लाख यहाँ पर दिया होगा तो इसका आपका कितना रहेगा 50K। हम कह सकते हैं जो पर्सनल लोन दिया है तो उसमें से जो रिस्क वेटेड एवरेज है वो 50,000 का है। बिजनेस वाले को जो दिया है उसका पूरा का पूरा 1 लाख आपका रिस्क वेटेड एसेट्स है। और जो आपका इस तरीके से सरकार को दिया है उसमें से 0 आपका रिस्क वेटेड एसेट है। तो टोटल आपका यहाँ पर 1.5 लाख रुपीस रिस्क वेटेड एसेट है 3 लाख में से, जो कि बैंक द्वारा लोन में दिया गया है। तो इस तरीके से रेशो आपकी यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन सभी रेशोज को भी कवर करना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे हमारे स्लीपी क्लासेस की वीडियोस तो वहां पर भी कवर किए गए हैं। ठीक है जी। फिर वहीं बात करें इन्फ्लेशन के बारे में। अब इन्फ्लेशन बेसिकली एक ग्लोबल इशू भी यहां पर बन चुका है, दोनों ही एडवांस्ड और वेल एज इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। तो सीपीआई के बारे में बात करें यहां पर, एडवांस इकोनॉमी जो आपकी और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं इस तरीके की, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ही बात करें कि बेसिकली वहाँ पर आपका 5.6% ईयर ऑन ईयर दिसंबर 2021 का यहाँ पर देखा गया है, जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर जो 6% का एक बफर वो रखा गया है, एक हाई लिमिट रखी गई उसी के अंडर है। बट जो WPI है वो आपका डबल डिजिट्स में यहाँ पर देखा गया है कि जो CPI इन्फ्लेशन है वो तो फिर भी थोड़ी स्टेबल है, WPI इन्फ्लेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये जो WPI इन्फ्लेशन बढ़ी है तो बेसिकली जो फ्यूल एंड पावर का जो ग्रुप रहता है WPI में, अब वही आपका 20% से ज़्यादा वहाँ पर बढ़ चुका है। किसकी वजह से? जो आपके इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस वहाँ पर बढ़ रहे हैं, कि इसके जो पेट्रोल के दाम जो आपके इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं उसकी वजह से आपका WPI का जो ये बेसिक सा एक सेट है फ्यूल एंड पावर ग्रुप का, तो उसमें भी आपकी जो इंक्रीज आई है उसकी वजह से आपका जो WPI है वो भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। बट यहाँ पर इंडिया को ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक तरीके से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, बाहर की इन्फ्लेशन है, कुछ समय बाद वैसे ही वेरी आउट होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। ठीक है जी। तो ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपका डेटा रहा। उसके अलावा जो हमने बात की थी वहाँ पर कि ग्लोबल सप्लाई साइड डिसरप्शन किस तरीके से चल रही हैं, कि जो हमारा इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड है उस पर तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कोविड-19 पेंडेमिक का बहुत ही असर पड़ा है। सडन डिप वहाँ पर आपका देखा गया है। और बेसिकली जितने भी आपके IHS के मार्केट सप्लाईज डिलीवरी टाइम्स इंडेक्स हो गया, जो आपका डिलीवरी टाइम इंडेक्स है क्या है कि एक्सटेंट ऑफ सप्लाई, की जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें किस तरीके के वहाँ पर डिलेज आ रहे हैं, तो बेसिकली उसे ही आपका ये डिलीवरी टाइम्स इंडेक्स यहाँ पर बताता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए जो आपका US और जो यूरोपियन यूनियन है तो वहाँ पर जो डिलीवरी टाइम्स हैं वो आपके वर्स्ट परफॉर्मेंस देखी गई है 2010 से। ठीक है जी। कि 50 का यहाँ पर आपका रखा जाता है कि 50 है तो ठीक है जी स्टेबल है, 50 से ऊपर जा रहा है तो एक्सपैंड कर रहा है, कि मतलब हम कह सकते हैं कि इंप्रूव हो चुकी है आपकी इस तरीके की सप्लाई चेन। और अगर 50 से कम जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो डिलीवरी टाइम है वो और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुका है, सप्लाई चेन और ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। तो ये जो लेवल है, ये जो आपकी सप्लाई चेन में जो आपकी लेवल है ये बहुत हद तक यहाँ पर गिर चुकी है। ठीक है जी। तो ग्लोबल ही इस चीज़ का असर पड़ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत सारे हैं, कि जो आपकी शिपिंग कंटेनर की जो शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, या फिर जो आपके राइजिंग ट्रेड कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। ठीक है जी। कि जो आपका वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स है एक तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि जो फ्रेटेज $40 फीट कंटेनर का, कि उसके रेट्स अगर हम यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। फिर इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो आपके इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कंटेनर्स की, उसमें काफ़ी हद तक यहाँ पर डिक्रीज देखा गया है। तो इसकी वजह से ये सप्लाई साइड डिसरप्शंस बहुत सारी आ रही हैं। ठीक है जी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है कि रूट के हिसाब से क्या प्राइस है वहाँ पर, वो आपको ईयर ऑन ईयर चेंज के साथ आपको एक बेसिक्स आइडिया यहाँ पर दे दी जा चुका है। ठीक है जी। वही चीज़ लैक ऑफ कंटेनर्स के बारे में भी यहाँ मेंशन किया जा चुका है, जिसकी वजह से जो आपके सी के जो फ्रेट रेट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं।
तो वही चीज़ आपको मैन्युफैक्चरिंग डिस्पोजल ऑफ कंटेनर्स का एक इंडेक्स यहाँ पर तैयार किया गया है, कितने कंटेनर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कितने डिस्पोज हो रहे हैं, ग्लोबल कंटेनर की ग्रोथ किस तरीके से रह रही है। तो ये बेसिक्स आइडिया आपको दिया गया है। फिर वहीं सेमीकंडक्टर्स के बारे में जो हमने बात की कि इसकी जो इंडस्ट्री है इसका स्पिल ओवर आपके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में किस तरीके से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किस तरीके से देखा जा रहा है कि विद द डिले इन सप्लाई जो एवरेज लीड टाइम है, लीड टाइम मतलब जो आपका एक डिलीवरी टाइम है, जो हम कह सकते हैं एक डिले पीरियड जो रहता है या वेटिंग पीरियड जो हम इंडिया में कहते हैं, टर्म यूज़ करते हैं कि आपने जब ऑर्डर की है गाड़ी और कब आपको डिलीवर हो रही है, उसका जो टाइम है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो आपका 14 वीक्स का ग्लोबली देखा जा रहा है अराउंड। और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखी गई है जो कि अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट पे देखा गया है कि कॉम्युलेटिव पेंडेंसी आपके 7 लाख ऑर्डर्स की है एज ऑफ दिसंबर 2021। ठीक है जी, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ियों की डिमांड बेसिकली बढ़ रही है, बट उस तरीके से सप्लाई वहाँ पर बढ़ नहीं रही। ठीक है जी, अब वहीं बात करें कि अभी तो हमने बात की थी डिमांड साइड रिफॉर्म्स की, जो हमने बात की वहाँ पर सरकार द्वारा किस तरीके से क्वेश्चन नेट्स वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जो आपकी इस तरीके की सेक्शनल सोसाइटी है उनमें आपका पैसा इन्फ्यूज़ किया जा सके ताकि वहाँ से डिमांड बढ़ती रहे। बट साथ के साथ सप्लाई साइड पर भी काम करने की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिमांड साइड ही काम करेंगे, सप्लाई साइड नहीं काम कर पाएंगे, तो बेसिकली वहाँ पर आपकी इन्फ्लेशन हो सकती है कि लोगों के पास पैसा तो होगा, सप्लाई नहीं होगी, तो डेफिनेटली उस चीज़ का, जिस चीज़ की डिमांड होगी, जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो डेफिनेटली वहाँ पर बढ़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपके कुछ कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे कि आपका डीरेगुलेशन ऑफ द न्यूमरस सेक्टर्स हो गया, सिम्प्लीफिकेशन प्रोसेस हो गया कि और ज़्यादा इजी किया जा चुका है जो प्रोसेस है पूरी। फिर कुछ लेगेसी इश्यूज हो गए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हो गया, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, पीएलआई जो आपके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं उससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, काफ़ी सेक्टर्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, डीरेगुलेशन और प्रोसेस रिफॉर्म्स के बीच में क्या फ़र्क है। डीरेगुलेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके ड्रोन रूल्स में देखा गया कि थोड़ा ईज कर दी गई कि सरकार की जो उसमें इंटरफेरेंस थी या सरकार का जो उसमें रोल था उसे थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया। ठीक है जी, वहीं प्रोसेस रिफॉर्म्स में क्या होगा कि जो ये पूरी प्रोसेस रहती है किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो उसमें जहाँ सरकार की जो प्रेजेंस है वो एक तरीके के फैसिलिटेटर है या फिर रेगुलेटर की तरीके से, और वो नेसेसरी भी है कि उस प्रोसेस को ही पूरा सिंप्लीफाई और स्मूथ किया जा सके ताकि बेटर वहाँ पर डिलीवरी हो सके किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है जी, फिर यहीं आपको दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस के बारे में भी बात की गई है कि एम्फेसिस गिवन टू द सप्लाई साइड इन द इंडियाज कोविड-19 रिस्पांस, कि पहली बात जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने डिसरप्शंस देखी आपके ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में, लॉकडाउन्स में, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन्स में एज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द इकोनॉमी सप्लाई साइड। ठीक है जी, हालांकि जो आपकी डिमांड है उस पर तो काम किया जा रहा था, बट अब अगर आपका स्लो डाउन वहाँ पर हुआ है, इस तरीके का इकोनॉमिक स्लो डाउन वहाँ पर हुआ है, तो वहाँ पर आपके सप्लाई साइड भी काम करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड यहाँ पर क्या है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड तो आपका इम्पैक्ट करेगा बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स की टेक्नोलॉजी में वहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे, हो सकता है नई नई टेक्नोलॉजीज वहाँ पर डेवलप हो जाएं, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे जो कि उन टेक्नोलॉजीज को परफॉर्म कर सकते हैं वो उस तरीके से डेवलप ना हो। ठीक है जी, कंज्यूमर बिहेवियर वहाँ पर चेंज हो सकता है, जियो पॉलिटिक्स वहाँ पर चेंज हो सकती है, सप्लाई चेंजेस में चेंजेस आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी, यहाँ पर फैक्टर्स को भी एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबल भी हैं, बट यहाँ पर जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं उन दोनों ही फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए ही आपके सप्लाई साइड में जो चेंजेस यहाँ हम कह सकते हैं वहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहा है। अब किस तरीके से ये आपके जो दो कॉमन थीम्स यहाँ पर तैयार किए गए इंडिया की सप्लाई साइड स्ट्रेटजी में, कि पहले तो रिफॉर्म्स क्या हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करेंगे ताकि जो लॉन्ग टर्म अनप्रिडिक्टेबिलिटी है पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड की, तो उसे यहाँ पर डील किया जा सके। फिर इसमें जैसे कि आपका जो हम कह सकते हैं यहाँ पर रिफॉर्म्स लिए गए हैं कि ड्रोन्स रेगुलेशंस यहाँ पर लगाए गए। ठीक है जी, जियो स्पेशल मैपिंग के बारे में बहुत काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो रिफॉर्म्स हैं आपके दूसरे वो किस तरीके से हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसकी रिजिलियंस को यहाँ पर इम्प्रूव करने किस तरीके का, अगर दोबारा कोई इम्पैक्ट पड़ता है, दोबारा इस तरीके का पेंडेमिक आता है तो हम रिजिलियंट रहें, हम उसे वहाँ पर झेल सकें। तो इसमें नंबर ऑफ आपके अप्रोचेस फॉलो की जा रही है, नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स यहाँ पर सरकार द्वारा फॉलो की जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत उनमें से एक हो गया ताकि जी हम और अच्छे तरीके से अपनी हम कह सकें जनता को अवेयर कर सकें, हम हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है हमें उसे और बेहतर बना सकें ताकि अगर कोई भी ऐसी फ्यूचर में आपदा आए तो हम जो हमारी इकोनॉमी है वो रेजिलियंट यहाँ पर रहे। ठीक है जी,
अब क्या क्या सप्लाई साइड मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करें, जो हमने बात की पीएलआई स्कीम के बारे में है कि काफ़ी आपके सेक्टर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो एक साथ आपको एक लिस्ट मिल गई। क्वेश्चन अगर आपको आए प्रीलिम्स में कि बताइए कौन कौन सेक्टर्स आपके पीएलआई स्कीम के अंडर वहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। फिर वैसे ही आपकी जो बिजनेस प्रोसेस बीपीओस का जो है उसे यहाँ पर थोड़ी लिबरलाइज की गई हैं गाइडलाइंस, ठीक है जी। किस तरीके से यहाँ पर आपकी सभी डेफिनेशंस वगैरह प्रोवाइड की गई हैं। टेलीकॉम सेक्टर में किस तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वहाँ पर लाए गए हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है जी। फिर वहीं जो आपका एविएशन के बारे में बात करें, ड्रोन रूल्स आपके लागू किए गए हैं, अगस्त 2021 में अनाउंस किए गए थे। उससे पहले आपके जो ड्रोन रूल्स लागू किए गए थे आई थिंक मार्च या फरवरी 2021 के, तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट माने गए थे, तो यहाँ पर डीरेगुलेशन का थोड़ा बहुत काम किया गया। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने नोट्स में कवर करनी है और आपको पता भी लग गया कि क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं, ठीक है जी। फिर वैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में भी बात करें, डिपॉजिट इंश्योरेंस में आपके रिफॉर्म्स लाए गए, एनबीएफसीज के रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है जी। माइक्रो एंड स्मॉल एंड एमएसएमईज में आपके रिवाइज डेफिनेशन यहाँ पर रखी गई कि बेसिकली जो आपका डिस्टिंक्शन था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, तो बेसिकली वो आपका वहाँ पर रिमूव कर दिया गया। फिर अलग यहाँ पर आपके हम कह सकते हैं अपवर्ड अपर लिमिट यहाँ पर सेट की गई, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से रहेगी, एनुअल टर्नओवर किस तरीके से रहेगा, क्या वहाँ पर उनकी डेफिनेशंस रहेंगी। तो ये बेसिक से जो आपके इनिशिएटिव्स हैं वो आपको एक साथ यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिन्हें आप अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया, लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, तो ये सभी चीज़ें आप इजीली अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं। तो फिर वहीं बात करें ग्रोथ आउटलुक, तो ये बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं एक कंक्लूजन की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एस्टिमेशन रखी गई है 9.2% की यहाँ पर रखी गई है पर्टिकुलरली इस साल के लिए, जो कि पिछले साल अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्शन जो 7.3 की हमने वहाँ विटनेस की, तो वी शेप रिकवरी या फिर के भी हो सकती है। अब आपको थोड़ा बहुत इसमें हर एक फैक्टर इंक्लूड करने की जरूरत है। अब ये फैक्टर्स आपको कैसे पता लगेंगे, जब आप रेगुलरली एडिटोरियल एनालिसिस अपना फॉलो करते रहेंगे। फिर जो आपका आईएमएफ द्वारा लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वहाँ पर रिलीज किया गया, ग्रोथ प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाएगी, ठीक है जी। 25 जनवरी 2022 को रिलीज किया गया था। इंडिया की जो रियल जीडीपी है प्रोजेक्टेड दिखाई थी 9% के हिसाब से ग्रो करेगी, दोनों ही 2021-22 और जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर भी है, और 7.1% के हिसाब से 2023 और 24 के लिए। तो उसी तरीके से जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया जा चुका है। अब यहाँ पर डेटा आपके पास अवेलेबल है सारा, इंडिया से उसे कंपेयर भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर एशियन कंट्रीज़ का क्या है, ठीक है, जो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग, यूरोप का क्या है, रशिया का क्या है, ब्राज़ील, मॉस्को, मेक्सिको का क्या है, यूएस के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारा डेटा आपको पर्टिकुलरली फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, और उसके बाद आपके कौन कौन से हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो कि यूज़ किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको लास्ट में एक लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है जी। तो बेसिक्स ऑब्जेक्टिव इस फर्स्ट चैप्टर का क्या है, एक ओवरव्यू कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है। एक बेसिक्स ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पता लग गया। रिवाइज कर लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की गई कि सेक्टर वाइज आपका कहाँ स्टैंड करता है हर एक सेक्टर, एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, सर्विसेज का क्या स्टेटस है, क्या ग्रोथ वहाँ पर विटनेस की जाएगी, जीवीए में कितना शेयर वहाँ पर रहेगा, ठीक है जी। पुराना 19, 20 और 21 तीनों के जो आपके हम कह सकते हैं 20, 21 और 22 के जो आपके फाइनेंशियल ईयर्स हैं, तीनों का ही डेटा आपको वहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा कौन कौन सी अप्रोचेज यहाँ पर फॉलो की गई हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सप्लाई साइड किस तरीके से की गई है, डिमांड साइड किस तरीके से की गई है, बारबेल अप्रोच क्या है, एजाइल अप्रोच क्या है, ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा कौन कौन से सेफ्टी नेट्स यहाँ पर लिए गए हैं, सरकार द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स पर काम किया गया है, कौन कौन स्कीम्स पर और पैसा इन्फ्यूज किया गया है। तो जितनी भी ये स्कीम्स हैं ये तो आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ही, अच्छे से इन्हें कवर करना तो है ही। उसके अलावा बाकी जो स्कीम्स हैं वो तो कवर करेंगे ही, हम सब्सिक्वेंटली कोशिश करेंगे 2 मिनट्स जो आपकी फ्यू मिनट्स सीरीज रहती है वहाँ पर भी कवर करें, बट यहाँ पर जो मेंशन की गई है इन्हें तो अच्छे से अपने नोट्स में कंपाइल करना ही है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे आपके जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी भी इस तरीके से एक समरी वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। तो एक बार अच्छे से अपने आप भी पढ़िए इसे, इस लेक्चर को साथ में रखते हुए डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक लगा देंगे जहाँ पर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट जो सरकारी वेबसाइट है उसी का लिंक रहेगा, तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ें चैप्टर बाय चैप्टर भी अवेलेबल है वहाँ पर, जो आपकी जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और जो वहाँ पर उसका इंडेक्स है या फिर जो उससे रिलेटेड जो आपका वॉल्यूम है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है जी। सो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। सो दैट विल बी ऑल। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान रखिए इन सभी चीज़ों का कि कैसे आपको यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे को कवर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।